क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण अभिवृत्ति का। देखते हैं। बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। और कथन 2 दिया गया है कि स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण समाविष्ट होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता। बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना सही है। दूसरा भी हमारा अंग्रेजी में बात करें, टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व इनकरेजिंग स्टूडेंट थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट इन देयर। अगर अंग्रेजी में बात करें तो ज़्यादा क्लियर होता है। रिफ्लेक्ट की बात हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग में होता है, राइट। तो और क्रिटिकल भी वहीं पर होता है। तो हम यहाँ पर अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चलेंगे तो यहाँ पर हम क्रिटिकली और रिफ्लेक्टिवली बात नहीं करते हैं। तो ए गलत है, बी सही है। यहाँ पर कह रहा है कि मेमोरी लेवल में हमारा रोट मेमोराइजेशन होता है बट क्रिटिकली थिंकिंग नहीं डेवलप होती है। तो सही है, मतलब चौथा। एक कथन एक असत्य है, कथन 2 सत्य है। स्टेटमेंट एक इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। वही इसमें भी बताया है कि बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। सत्य नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी अधिगम करता है। अधिगम विषय उससे याद करने के साथ साथ समझना और आत्मसात करना है, न कि अनुचिंतन। मतलब कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर केवल को समझते हैं और उसको आत्मसात अपने में उतारते हैं। मेमोरी लेवल पे जैसे बताए तो ठीक, मेमोरी लेवल का हमारा हर्बर्ट स्पेंसर है और अंडरस्टैंडिंग लेवल का हमारा मॉरिसन है। रिफ्लेक्टिव लेवल का हंट है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑनलाइन उपकरण का मानचित्रण सृजन साझा करने के प्रयोग किए जाते हैं। ये भी इसी में से है, तो देख लेते हैं। ऑनलाइन निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन उपकरण मानचित्रण माइंड मैपिंग के सृजन और साझा करने के प्रयोग किए जाते हैं। ये वैसे आईसीटी से है लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया है। तो यहाँ पर गूगल है, फ्लिपग्रिड है। तो इधर फिर दिया गया है हमारा माइंड मीटर, गूगल फॉर्म, माइरो। इम्पोर्टेंट है, इसमें हम ACE मान रहे हैं, मतलब माइंड मीटर, माइरो और इधर हमारा है एक गूगल। यहाँ पर फ्लिपग्रिड को हटा दे रहे हैं तो, और गूगल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे। तो देख लेते हैं माइंड मैपिंग के सृजन और साझा करने में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख ऑनलाइन उपकरण, इसको हमें याद करना होगा। तो गूगल, माइंड मिस्टर तो माइंड मैपिंग जाएंगे, माइरो ये भी। अब बचता है आयोवा, माइंड नोड, एक्स माइंड, फ्री माइंड, माइंड मैनेजर, फ्री प्लेन, माइंड अप, गिट माइंड, डोसियर। इसको हमें याद ही करना होगा तभी आ सकता है, राइट। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो हम उत्तर दे पाएंगे। संप्रेषण कौशलों में सुधार, भिन्न दृष्टिकोणों की समझ में कमी, इसको हटा दो। अभिप्रेरणा में वृद्धि, व्यक्तिगत प्रतिपुष्ट हेतु अधिक अवसर, इस भी गलत है। समस्या समाधान क्षमताओं में वृद्धि, अगर हम बी को हटा दें और डी को हटा दें, ACE को लें, ACE, बी तो बिल्कुल हटाएंगे बट सी अभिप्रेरणा, वो व्यक्तिगत प्रतिपुष्ट हेतु अधिक अवसर, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल फीडबैक, ये भी सही है, ACDE। तीसरा, क्योंकि जब क्लासरूम में बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो व्यक्तिगत जा करके टीचर से पूछ सकता है। तो हम सी को रखें, डी को रखेंगे, व्यक्तिगत प्रतिपुष्ट हेतु अधिक अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक। तो सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के यही प्रमुख लाभ यही हैं। संप्रेषण कौशलों में सुधार, अभिप्रेरणा में वृद्धि, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि अधिक अवसर, समस्या समाधान के क्षमता में वृद्धि। अन्य लाभ यह अधिगम वृद्धि करता है, आलोचना चिंतन के योग्यताओं का विकास करता है, सामाजिक कौशलों का भी विकास करता है, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम के प्रमुख लाभ कौन से हैं। तो पहली चीज तो ऑनलाइन ऑफलाइन में सीमित पहुंच, ये गलत है। अनलिमिटेड पहुंच होती है ऑनलाइन में,
लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, जैसा कि आप कहीं पर भी पढ़ लिख सकते हैं, चाहे चलते हुए, चाहे लेट करके, चाहे बैठ करके, etc। और फिर है उच्च लागत, ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है ऑनलाइन में। पारस्परिक क्रियात्मकता है, इंटर एक्टिविटी, तो हमें इसमें केवल एक ही चुनना है, तो इंटर एक्टिविटी नहीं हो सकती है, इंट्रा हो सकती है, क्योंकि हम फिजिकली तो रहते नहीं हैं, बाई ऑनलाइन देखते हैं। जैसे इसी क्लास को देखने के लिए आप अपने घर से, हम अपने घर से इसको कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी पर जाएंगे, दूसरा इज राइट। अगर और देखें तो और क्या लाभ हैं, तो घर पर अधिगम सुविधा, यातायात की बचत, समय धन की बचत, कम लागत तथा वृहद पहुँच मतलब ज़्यादा पहुँच, सर्वोत्तम मार्गदर्शन, त्वरित शंका समाधान, अत्यधिक सुविधा का तथा अधिगम लचीलापन, आत्म अनुशासन को बढ़ावा, नेटवर्किंग के अवसर इत्यादि। मतलब कि जितने हम फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं वो सभी ले लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मतलब कि हमें इफेक्टिव टीचिंग के विशेषताएं कौन कौन सी हैं। केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है, ये तो अच्छी बात नहीं है, हम सब कर सकते हैं। अच्छा संप्रेषण कौशल, ये तो है। दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग, रिजिड टीचिंग अप्रोच, ये कैसा था उपागम। विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, ये सही है। विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता, मतलब डी ई तो, और बी समझ में आ रहा है, बी डी ई है भी तीसरा। अगर और कोई देखता तो हम उसके मतलब कि जो सूटेबल और सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया उसी पे जाएंगे हम। उत्तर नंबर 3 सही है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसके हम एक्सप्लेनेशन यहाँ है, सेम वही होंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली का एक उदाहरण है, या इंग्लिश में कहें, मूडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। मतलब LMS का एक अच्छा उदाहरण मूडल क्या है। मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण में निर्माण प्रयोग किया जाता है। अभी मेंटीमीटर पढ़े थे हम पीछे, वो माइंड मैपिंग में आता है, यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो हम दूसरा गलत कह सकते हैं तुरंत। पहला हम है मेंटीमीटर, वो अच्छा माइडो था। देख लेते हैं, हमारा यहाँ पर दोनों सही है। पहला ये मूडल जो है अधिगम प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण है, तो और दूसरा मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, राइट। तो दोनों सही है। यहाँ पर मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली का एक उदाहरण है, ये भी सही है। मूडल का अगर फुल नेम देखें तो मूडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, हमें याद करना चाहिए, हो सकता है अगली बार ये फुल फॉर्म में ICT में आ जाए। मुक्त स्रोत शैक्षिक संसाधन के अंतर्गत उपलब्ध एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली या सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग ई-लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग किया जाता है। दूसरा है मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, सही है। मेंटीमीटर एक ऑनलाइन मतदान उपकरण है जो व्याख्यान प्रस्तुति या रिकॉर्ड किए गए सत्र में एक इंटरेक्टिव तत्व जोड़ सकता है, राइट। थैंक यू गाइज, ये हमारे 5 क्वेश्चन एक शिफ्ट के हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षण आवृत्ति, इसमें स्टेटमेंट 1-2 दिया गया है, तो हम इसको जोड़ते चलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या हूबहू नहीं तो उसी रूप में। जैसे शिक्षा में अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला साधन मेंटीमीटर है, अभी पीछे पढ़े थे भी। शिक्षा में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाला साधन कहूत है। तो हमारा जो पहला है, कहो तो हम मूल्यांकन में कर सकते हैं, लेकिन मेंटीमीटर जो है वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला साधन मेंटीमीटर है। अभी हम इधर इधर देखें, यहाँ पर मेंटीमीटर, तो मेंटीमीटर के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि यह मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ना कि वीडियो बनाने में। ऑनलाइन मतदान उपकरण है, राइट। तो वीडियो बनाने के लिए नहीं। तो हमारा दूसरा पहला हमारा मेंटीमीटर वीडियो बनाने के प्रयुक्त किया जाने वाला, ये नहीं है, सर्वेक्षण के लिए यूज किया जाता है। दूसरा हमारा शिक्षण मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाला साधन कहूत, ये सही है। चौथा हमारा सही, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, राइट। ये मेंटीमीटर एक ऐसा ऑनलाइन उपकरण है जो वास्तविक समय छात्र शिक्षक के मध्य बातचीत की अनुमति देता है। इसके अंतर्गत शिक्षण सर्वेक्षण और मूल्यांकन हेतु ओपन एंडेड प्रश्न या क्विज
कुछ बनाते हैं, मतलब कोई के निर्माण में उपयोगी हो सकता है, या मोबाइल फ़ोन या अन्य स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से तत्काल लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हैं, या लिखित उत्तर तुरंत शिक्षक को स्क्रीन पर दिखा देता है। ठीक, ये मल्टीमीटर काम है। कहूट जो होता है वो ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज गेम आधारित सीखने का मंच है जो हमारा मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम देख लेते हैं यहाँ पर कहूत के और लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे रचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, तत्काल प्रक्रिया और परिणाम दिखाए जाते हैं, छात्र परीक्षण रिपोर्ट को स्प्रेडशीट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी बनाने और उसको आयोजित करने का न्यूनतम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। राइट, और फिर है उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं कौन सी हैं, मतलब कि अच्छी शिक्षण की आवश्यकताएं। पहला है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण, या कह लें रिस्पॉन्सिव ह्यूमन इन्वायरमेंट टू फॉस्टर एक्सप्लोरेशन। बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदता या विषयगत मामलों का ज्ञान या अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना, या सख्त शिक्षण योजना कठोर नर्तन। तो ई तो हटेगा, केवल अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण ये चाहिए, और बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदता ये भी चाहिए। और बात करें विषयगत मामलों का ज्ञान, तो ये भी चाहिए, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना ये भी चाहिए। तो हमारा दूसरा सही होगा। व्याख्या देखें तो उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। इसमें कुछ और दिया गया है, जैसे प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण बनाए होना चाहिए, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदता होनी चाहिए, विषयगत मामलों का ज्ञान होना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना चाहिए, शिक्षण व्यवस्था उचित प्रकार से नियोजित होनी चाहिए, शिक्षण वातावरण प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, शिक्षण व्यवस्था प्रगतिशील होनी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण योजना सरल और प्रेरणादायक होनी चाहिए, सहयोगपूर्ण भावना होनी चाहिए, बालकों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण क्या था? इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना था, सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना था, गैर निष्पादनकारी संस्थानों को छटनी करना था, क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना था। अगर हम इसको ना भी जाने तो हम इसके देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव दो फैक्ट को। पहली चीज़, चौथा कह रहा है क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण। ऐसा कुछ नहीं था कि हम निजी संस्थानों में प्रवेश पर नियंत्रण लगाएंगे। गैर निष्पादनकारी संस्थाओं की छटनी करना, मतलब बीड आउट नॉन परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन को बंद करना, ये भी नहीं था। सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित, अनियंत्रित कुछ नहीं हो सकता है। पहला है गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना, यही सही भी है। देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही तकनीकी शिक्षा को ध्यान में रखा गया और इसके लिए 1951 में 23 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विस्तार के लिए 48 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई, मतलब दुगने से ज़्यादा। और फिर है तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर को स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब यूजी और पीजी के लिए विकसित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए 142 करोड़, मतलब कई गुना ज़्यादा। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और प्राविधिक पर। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे पूर्व गुणवत्ता तथा स्तर पर ध्यान न देकर छात्र संख्या और संख्याओं के निर्माण पर धन आवंटित करने पर जोर दिया जाता था। तो ध्यान देने की बात यह है कि हम चौथी पंचवर्षीय में इसकी विशेषताओं पर ध्यान दिए, गुणवत्ताओं पर। इससे पहले हम बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे, संख्याओं पर कार्य करते थे। छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक शिक्षा का आधुनिक विकास से सीधा संबंध है। छठी और सातवीं प्राविधिक शिक्षा के समेकन और गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें मिलान करना है। एक तरफ तथ्यात्मक है, उदाहरणात्मक है, प्रक्रियागत है। एक तरफ है किसी चीज़ को कैसे करने का तरीका, पूछताछ करने का तरीका और कौशल प्रयोग का मापदंड। ये क्या होगा, तथ्यात्मक होगा या उदाहरणात्मक, प्रक्रियागत। फिर है किसी विषय में से परिचित होने के लिए बुनियादी तत्व जिन्हें छात्रों को जानना आवश्यक है, या संज्ञान का ज्ञान और अपने स्वयं का संज्ञान। तो हम फैक्ट पर चलते हैं। तो फैक्ट उदाहरणात्मक या प्रक्रियागत। पहली चीज़ है किसी चीज़ को कैसे करने का तरीका, पूछताछ करने का तरीका और कौशल मापदंड का प्रयोग। हम प्रक्रियागत पे भी जा सकते हैं इससे। तो फिर है किसी विषय में परिचित होने के लिए बुनियादी तत्व तो ये छात्रों को जानना आवश्यक है। बुनियादी तत्व मतलब है फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, संज्ञान का ज्ञान और अपने स्वयं का संज्ञान। आई थिंक एक या दो मिलाएंगे तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर एक और था डी भी, अधिसंज्ञानात्मक, तभी बैठ ही नहीं रहा।
हम यहाँ पर देखते हैं तथ्यात्मक किसी विषय से परिचित होने के लिए बुनियादी तथ्य जिन्हें छात्रों को जानना आवश्यक है। ए का 2 सही था। अगर ए का 2 सही था तो हम 1 से ही जा सकते थे। हमारा यहाँ पर विकल्प 2 ही सही होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, राइट। फिर अवधारणात्मक है तो एक साथ कार्य करने के लिए व्यापक ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतर संबंध, मतलब ये वाला, ये मिल भी नहीं रहा था। एक साथ कार्य करने के लिए व्यापक ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतर संबंध। वही कह रहे हैं हिंदी की पकड़ जिसकी अच्छी है वो बाई अंडरस्टैंडिंग मेथड से अपने आप क्वेश्चन को कर लेगा। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में, केवल अपने आप को संतुलित रखते हुए कार्य करना है, ना तो पेपर टाइम में हड़बड़ाना है, ना जल्दबाजी करनी है, ना कुछ, केवल और केवल इजी वे में प्रश्न को खोल करके अच्छे से पढ़ करके उसका उत्तर देना है। आई थिंक जितने पेपर हम 18 सेट हैं 2023 के, सब के सब हम सॉल्व करवाएंगे बाय यूनिट। अगर इसको आप ध्यान से देख करके पढ़ेंगे तो हमें लगता है 30 के नीचे तो सवाल ही नहीं बनता। आप 30-35 के बीच में तो हम बिल्कुल गारंटी ले सकते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दे रहे हैं। बाकी जितनी मेहनत से या जितना कुछ हम दे रहे हैं उतने कुछ आप अडाप्ट करके ला सकते हैं, ये हमारा अनुभव है। हम अभी आगे और भी बताएंगे अपने अनुभव को, पहले इसको हम ख़त्म करें तो बताएं, राइट। तो अवधारणात्मक होगा एक साथ कार्य करने के लिए व्यापक ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतर संबंध। सी है प्रक्रियागत, ये किसी चीज़ को कैसे करने का तरीका और पूछताछ करने का तरीका और कौशल प्रयोग का मापदंड। और अर्ध संज्ञानात्मक है संज्ञान का ज्ञान और अपने स्वयं का संज्ञान। संज्ञानात्मक से हम ऐसे जोड़ लेंगे संज्ञानात्मक से, आई एम इंडियन जानते हैं। तो यही हमारा दूसरा सही होगा। और यहाँ पर अगर नोट कुछ दिया गया देख लेते हैं। ज्ञान आयामों का SECI मॉडल ज्ञान निर्माण का मॉडल है जो बताता है कि मौन और अस्पष्ट ज्ञान को संगठनात्मक ज्ञान में परिवर्तित करता है। तो SECI मॉडल के 4 ज्ञान आयाम इस प्रकार हैं। यस से हो जाएगा सोशलाइजेशन, ई से हो जाएगा बाह्यकरण मतलब एक्सटर्नलाइजेशन, और सी से हो जाएगा कॉम्बिनेशन, और डी से हो जाए आई से हो जाएगा इंटरलाइजेशन। ये जो कुछ फुल नेम दिए गए हैं इसको आप कुछ बारीक तरीके से या नोट करके आप याद करने की कोशिश करें या तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। हो सकता है ICT में आ जाए या किसी भी फुल फॉर्म के रूप में आ जाए, जरूरी नहीं ICT में ही आ जाए। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को आरोही मतलब घटते क्रम में, राइट। पहला है मूर्त प्रचलात्मक अवस्था, फिर है पूर्व प्रचलात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक प्रचालन अवस्था। हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट है। कनक्रीट जो मूर्त है प्रश्नात्मक है, इसको कनक्रीट कहते हैं, तो ये पहली हो नहीं सकती। पूर्व प्रचलात्मक प्री ऑपरेशनल है, ये भी पहला नहीं आ सकता। सेंसेरी मोटर स्टेज मतलब कि सबसे पहली अवस्था यही है। फिर है लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन, फॉर्मल लास्ट में आएगी, सेंसेरी मोटर पहले आएगी, तो हम सेंसेरी मोटर को लास्ट में रखना है इसके हिसाब से आरोही क्रम में। तो सी हमारा लास्ट में जाएगा। आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही नहीं आरोही है, मतलब कि कह रहा है इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो सी पहले आएगा, सी हमारा पहले आएगा, डी हमारा बाद में आएगा। तो सी पहले आ रहा है, एक का ऑप्शन सही हो जाता है, दूसरा हमारा सी पहले इसी में आ रहा है। तो सी हो जाएगा संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर, और फिर हो जाएगा पूर्व प्रचलात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर ए हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल या मूर्त प्रचलात्मक, और लास्ट में औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर में हम 0 से 2 साल तक देखते हैं, प्री ऑपरेशनल में 2 से हम 7 साल तक देखते हैं बच्चों को, और 7 से 12 कंक्रीट, और उसके बाद औपचारिक होता है 12 से 19, राइट। और फॉर्मल में आ जाता है। तो CBAD इज राइट। इधर हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये है समय कुछ और देख लेते हैं। पर डॉक्टर डीन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान विचारों व व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है जिसे पियाजे स्कीमा कहा जाता है। इन स्कीमा मतलब है कि एक स्कीमा ऐसा डेवलप ही हो जाता है जिसे आप के समाज में आपको देखने
समाज आपको कैसे देखता है, ओ स्कीमा। उसी प्रकार ए स्कीमा की बात कर रहे हैं। तो जीन पियाजे एक संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का आरोही क्रम यही है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये इंद्रियों क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखता है और देखता है, सुनता है, बोलता है, छूता है, प्राप्त करता है। राइट। संज्ञानात्मक विकास बच्चे की इंद्रियों और गति के उपयोग से शुरू होता है, वह अस्थायी विकास विकसित करता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था, दोनों आ सकता है, संक्रियात्मक प्रचलनात्मक एक के बाद है। 2 से 7 साल तक होती है। चित्रों और शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का उपयोग करने सीखता है। किसी एकल सुविधा द्वारा वस्तुओं को वर्गीकृत करता है, प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है, मतलब सिंबॉलिक रूप से। मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त प्रचलात्मक अवस्था इस 7 से 11 होती है। ये मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है और मूर्त अंक गणितीय संचालन करता है। संख्या द्रव्यमान और वजन की स्थिरता प्राप्त करता है, प्रचलन से सोच विकसित करता है। फिर डी अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, 11 वर्ष और उससे अधिक की होती है। अधिक परिपक्व नैतिक तर्क के लिए क्षमता विकसित करता है या काल्पनिक भविष्य और वैचारिक समस्याओं को चिंतित होता है। राइट। थैंक यू गाइज। ये भी हमारे पूर्व इस सेट के क्वेश्चन 5 पूरे हुए।